है कि आज हम लोगों के जो वार्ता चल रही थी उसका 5वां दिन है, पंचम पुष्प कह सकते हैं। और खुशी की बात है कि आज राकेश गर्ग जी शामिल हुए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरा नाम लिया। और लोगों से भी आग्रह है जो इसको देख सुन रहे हैं, जिनको पसंद आ रहा है कि वो भी इसमें आए और शामिल हो। मुझे एक शेर खुले पे याद आ गया, एक अंसारी साहब इलाहाबाद में थे, उनका एक शेर है कि हकीकत को जरूरत है न मस्जिद की न मंदिर की, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। जुगनुओं को ढूंढ जोड़ के सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, तुम्हारे मन में जो प्रश्न है या जो तुम कहना चाहते हो, जो फीडबैक देना चाहते हो, उसका स्वागत है। जुगनुओं वाली बात से मैं ये कहना, मेरा ये मैं आपसे बिल्कुल मुतफिक हूँ कि जितनी डिस्पेयर है आजकल, अगर आप पढ़िए जो भी पढ़ते हैं उसमें आमतौर पे नेगेटिव चीज़ ही आपको पढ़ने को मिलती है, पॉजिटिव नहीं मिलती। तो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है, तो इसीलिए मेरे को आपकी ये बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है कि जुगनुओं को। पर बात जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जुगनू कैसे ढूंढने हैं ये बात है, ये थोड़ा मुश्किल काम है कि जुगनू कैसे ढूंढे, कौन जुगनू है, किसके साथ जुड़ा है। हमारे ख्याल से कौन जुगनू है, कौन अच्छा है, हो सकता है हम बड़े लोग ना जानते हों, लेकिन एक छोटे बच्चे जानते हैं। और जो भी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, संवेदनशील है, अपने को सीमित नहीं रख रहा है, अपने को फैला रहा है, सबके प्रति कंसर्न है, समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, देश के प्रति, वह जुगनू है। बिल्कुल, बहुत ठीक है। जो दूसरों के बारे में अच्छे विचार रखना, जिसके अच्छे विचार भी रखता है और अच्छे उसके प्रति सकारात्मक, उसी के अनुरूप काम भी करता है। जैसे जब वो चींटी वाली कहानी हम लोग बात करते हैं, तो केवल अच्छे विचार रख करके तोते से आके उसके रोने का कारण पूछ के अगर वापस चली जाती तो वो जुगनू नहीं होती। जुगनू बनती है जब उसके वश में जितना है उतना करती भी है। तो जुगनू होने के लिए जितना अपने वश में है उतना करना भी जरूरी है। दर्द महसूस करना, दर्द महसूस करने के बाद फिर एक्शन में उसको लाना, भले ही वो बहुत छोटा सा। बेसिक मतलब यही हुआ कि कोई भी जुगनू हो सकता है जो कि अपनी क्षमता के अनुसार, जो भी भगवान ने उसको जो क्षमता दी है उसके अनुसार वो सृष्टि के लिए लाभकारी हो सके। बस ये मेरे ख्याल से उसको पहचानने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। इसके लिए कोई ये नहीं कि बहुत आपको ज्ञानी होने की जरूरत है या बहुत अध्यात्म की जरूरत है। ये जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि कोई भी अपनी क्षमता के अनुसार जो कर सकता तो वो ही जुगनू बन सकता है। उसको ढूंढने पहचानने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, पर पहचान जरूर लेंगे आप। आज आपको 10 दफे मिलना पड़े, 5 दफे मिलना पड़े, फिर आपके हृदय खुद ही आ जाएगा ये जुगनू मिल गया मुझे। पर ये आपके सोच जो आई वो भी अगर आप बता दें तो बड़ा अच्छा है। कैसे, किस उसमें आपने जब शेर लिखा, कहाँ से आपकी सोच आई, उषा फिल्म वाला बताते। इस जुगनू को ढूंढ जोड़ करके उजाला करना होगा। ये बेसिकली मेरे कई गजलों में ये अलग अलग रूपों में आया है। और एक गजल हमारे ख्याल से तुम्हें बहुत पसंद है, शायद उसी की तरह तुम्हारा इशारा भी है। इंदु फैक्ट्री है ये फिल्म्स की प्रोसेसिंग की, चेन्नई में। अब तो डिजिटल कैमरे में उस तरह की फिल्में जो पहले चलती थी अब ऑब्सोलीट होते जा रही हैं। लेकिन जब ये फैक्ट्री पूरे अपने शबाब पे थी, रन कर रही थी, तब हम इसको देखने गए अपने कुछ मित्रों के साथ। कई लेयर्स, 1, 2, 3, और उस तीसरी लेयर के बाद सारा कुछ काम अंधेरे में हो रहा है, क्योंकि जरा सी भी रोशनी हुई तो फिल्म खराब हो जाएगी। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग, प्रोसेसिंग सब की सब अंधेरे में हो रही, निपट अंधेरे में हो रही है। और जब हम लोगों को दिखाने के लिए वो उनका गाइड ले जा रहा था, तो पहले पर्दे के बाद जब अंदर गए तभी उसने कहा कि अब आपको पूरा आधे घंटे, पौन घंटे का जो यात्रा है ये अंधेरे में होगी।
और हम अंधेरे में ही आपको बताते जाएंगे यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, और आप सुन सकते हैं उसकी आवाजें मशीनों की और वो सब खड़खड़ाहट, शायद देख नहीं सकेंगे। और आप लोग कहीं भटक न जाएं, इसलिए अब स्ट्रिक्टली हमसे कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मुझसे और लोगों से कहा कि आप मेरा हाथ, तो सब लोग एक जो है चेन बना लीजिए और तब हम लोग चलेंगे। क्योंकि अगर ऐसे छूट गए तो हम रोशनी करके दिखा नहीं सकते कि इधर आ जाइए उधर आ जाइए, और कहीं आप गलत चले गए तो हाथ कट जाने का डर है या कुछ भी कुछ हादसा हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली हाथ पकड़ करके चलना हो। तो उस पूरे अनुभव को अंधेरे में उस फैक्ट्री के देखने के अनुभव को भी जोड़ते हुए जो 2 शेर मुझे याद आए जो तुम्हारे पसंद के हैं। जुगनुओं को ढूंढ जोड़ कर उजाला करना होगा, दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा। जुगनुओं को ढूंढ जोड़ कर उजाला करना होगा, दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा। ज्यादातर अत्याचार अन्याय इसीलिए होता है कि हम बर्दाश्त कर जाते हैं, चीखते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते हैं, कहते नहीं, सब कुछ सह जाते हैं। लेकिन अगर कहीं कोई अत्याचार अन्याय हो रहा है तो वहीं पे चीखना पड़ेगा, वो चीख बहुत जरूरी है। जब आम आदमी चीखने के लिए तैयार हो जाएगा तो बहुत सारे अत्याचार अन्याय अपने आप बंद हो जाएंगे। तो दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा, उसी मोमेंट चीखना होगा, और जुगनुओं को ढूंढ जोड़ के उजाला करना होगा। और दूसरा शेर इसी अनुभव पर कि अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है। आजकल व्यवस्था में या अदरवाइज समाज में जो तरह तरह का अंधेरापन दिखता है, उसके लिए खास तौर से ये शेर है कि अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, हाथों में हाथ लेकर काफिला करना होगा। जैसे वो हाथों में हाथ लेकर अंधेरों में पूरी फैक्ट्री घूम आए, सकुशल, वैसे ही इस समाज में भी अगर हमें सकुशल घूमना है, अंधेरे में भी सक्सेसफुली, तो कहीं ना कहीं हाथों में हाथ लेकर चलना, साथ चलना होगा। और ये ई सत्संग वही साथ हाथ में हाथ लेकर चलने का एक प्रयास है, या ये विस्तार और होता जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक ये 2 शब्द हैं जिनके बारे में बुद्ध ने कहा, तो उसको जैसे लव और कंपैशन, जैसे उनका कहना ये हुआ है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग में, किसी भी मनुष्य में ये 2 प्रधान इमोशंस हैं, लव एंड कंपैशन। तो इसका थोड़ा सा स्पष्ट हो कि दोनों में क्या अंतर है, और दोनों का ये जो हम लोग ने ये जैसा उन्होंने एक्सपीरियंस किया इसको, तो ऐसे तो हम लोग को भी लगता है कि दोनों वाकई में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और होने ही चाहिए, लेकिन फर्क दोनों में क्या है, और इसके बारे में बताइए थोड़ा। लव, प्रेम और कंपैशन, किसी के प्रति भावना, सहिष्णुता की भावना, जुड़ाव की भावना जी, या दया की भावना, ये सब कंपैशन में आ जाता है। दरअसल ये दोनों ही एक डाली के अलग फूल हैं जिन्हें 2 नाम दिया गया है। लव और कंपैशन क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं, हर कोई दुनिया में जानता है कि प्यार क्या है, लव क्या है और कंपैशन क्या है। लेकिन इन दोनों के अंतर को ना स्पष्ट करके इन दोनों के संबंध को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये दोनों एक ही डाली के 2 फूल हैं, या एक ही डाली की 2 ब्रांचेस हैं, 2 शाखाएं हैं, और वो मूल इनका जो मूल है वह है जिस टर्म के लिए मैं आजकल ज्यादा कुख्यात या विख्यात संवेदना। जहाँ संवेदना होगी तो वहाँ प्रेम भी होगा और वहाँ कंपैशन भी। तो संवेदनशीलता वो मूल है जहाँ से ये दोनों निकलते हैं। तो ये दोनों वही होंगे जहाँ संवेदनशीलता होगी, और दोनों अपने आप साथ साथ होंगे। जिसके प्रति आप लव करेंगे उसके प्रति कंपैशन होगा ही, तो नेचुरल है, क्योंकि मूल में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी है। आपका शरीर जब एक दूसरे से सेंसिटिव रहता है तो एक हाथ दूसरे हाथ से
अपने आप प्यार करता है, उसके लिए जो कुछ हो सकता है करेगा, या एक अंग दूसरे अंग के लिए करेगा, वो नेचुरल है और कंपैशन भी है। वो सेंसिटिविटी ही ये दोनों चीजों को अपने आप हमेशा प्रज्वलित रखती है, कंटिन्यू रखती है। ये संवेदनशीलता इसके मतलब बहुत बहुत कोर चीज है और ये होनी ही चाहिए। जैसे ये दोनों इमोशंस जो आजकल देख रहे हैं कि कम है, तो अल्टीमेटली जो हम लोग ने पहले भी ये चर्चा की थी कि क्योंकि संवेदनशीलता कम है हो रही है, वही उसी को डेवलप भी करना हो, उसका विस्तार भी करना है। तो मुझे लगता है ये उसी से ये लव एंड कंपैशन का है। ये दोनों इमोशंस, संवेदनशीलता अगर नहीं होगी तो दोनों आपको ये इमोशंस दोनों नहीं होंगे। बीज तो वही है, बीज वही है, उसके फिर वो बीज खेलेंगे खूबसूरत। दरअसल बीज वही है। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए एक अंग का दूसरे अंग के प्रति सेंसिटिव होना जरूरी है, और अगर नहीं हो तो पैरालाइज्ड माना जाएगा। वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमारा सबके साथ संवेदनशीलता जरूरी है। बहुत अच्छी बात। समाज के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी, धरती के प्रति भी। और अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हैं। ये तो फिर सख्त बात लगेगी, लेकिन मेंटल पैरालिसिस टाइप। हाँ, मेंटल पैरालिसिस। अगर फिजिकल हो गया, अगर हम दूसरों के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते हैं, इनसेंसिटिव हैं, तो मेंटली पैरालाइज्ड है। और उसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, वही मेरा एक शेर है कि संवेदनहीनता ही, इनसेंसिटिविटी ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, सबसे बड़ा मानसिक मर्ज यही है। हाँ, बिल्कुल। संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का। डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं। डॉक्टर हकीम के पास इसकी दवाई नहीं, लेकिन ये सबसे जरूरी चीज है। और इस विषय पे आप आपके तो विचार इतने अच्छे हैं कि जितना कहा जाता ही। आप प्रश्न पूछना चाह रहे थे? एक प्रश्न है जरूर, जो अपना जो कथ है हम लोग, इसका मोटिव क्या है और इसका क्या कुछ समाज को फायदा होगा, कैसे बढ़ेगा ये, कि जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो इस चीज का। कि आपके विचार तो इतने अच्छे हैं कि इसके सब पालन करें तो हम लोग एक बड़े मंच पे पहुंच सकते हैं हमारे विचार से। तो इसका कैसे समाज को फायदा हो, कैसे आम आदमी को फायदा तक बात पहुंचे, कि जो आम आदमी तक कैसे जो बात पहुंचे, कि जो हम लोग 3-4 जने बैठ के कर रहे हैं अभी, तो बड़े हाल में कैसे प्रेषित हो। बाली, तुम भी कुछ इस प्रश्न पे, क्योंकि ये बड़ा भारी प्रश्न पूछा है। प्रश्न तो बहुत बड़ा, तो तुम कुछ बोलो, मैं कुछ कहने की कोशिश करो। छोटी बात कहूंगा, बिल्कुल वो प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, पर जैसे आप तालाब में आप कभी पत्थर फेंकिए तो उसके, जिसको रिपल्स कहते हैं, रिपल होते हैं, दूर जाते जाते थोड़े हल्के होते रहते हैं, पर अगर बार बार फेंक रही फैलते जाते हैं, तो उसका रिपल इफेक्ट हो सकता है कि इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर उससे बड़ा, और जो रिपल होता है हमेशा बड़ा दायरा होता है, जो उसके बाद का दायरा होता है हमेशा ज्यादा बड़ा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। और वो दुष्यंत कुमार का एक शेर भी इसी पे, छोटे एफर्ट पे भी बहुत पॉपुलर है, आप लोगों ने सुना ही होगा, कि कौन कहता है कि आसमान में हो नहीं सकता सुराख। कौन कहता है कि आसमान में हो नहीं सकता सुराख, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कौन कहता है कि आसमान में हो नहीं सकता सुराख, तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और आजकल इस ई मीडियम के द्वारा, थ्रू सैटेलाइट, हम कितने अच्छे अच्छे विचारों को पत्थर में उछाल सकते हैं, और ये सैटेलाइट, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी पूरे धरती पर इसको व्याप्त कर सकती है। तो ये तो टेक्नोलॉजी का भी हम लोगों को लाभ, सहयोग मिल रहा है। बहुत अच्छा आपने रिपल इफेक्ट वर्ड दिया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो उसका मोटिव क्या रहेगा? अब यही तो है कि ये ऐसा काम है जैसे कोई मोटिव नहीं है। हर चीज मोटिव या फायदे के लिए क्यों किया जाए? नहीं, मैं कहूँगा सर मोटिव एक है, मोटिव है कि संवेदनहीनता को दूर करना कहा जा सकता है। हाँ, ये भी कहा जा सकता ये है। कहा। और जहां तक आपने फायदा वर्ड यूज किया, तो विनोबा भावे जी एक शब्द अक्सर कहा करते थे कि फायदा से क्या फायदा। तो फायदों से अलग होकर के फायदों से अलग, फायदा भी कई कुछ फायदा नहीं, समाज को फायदा। हाँ, नहीं समाज कहने मतलब हमारा ये समाज को फायदा कैसे हो, आम को कैसे फायदा हो, वही हमारा।
मतलब अपना उद्देश्य तो यही है कि हमने धरती जितनी प्यारी पाई है हम उसको और अच्छा कैसे छोड़ के जाएं, फ्यूचर जनरेशंस के लिए धरती और अच्छी कैसे रहे, इसके लिए हम क्या क्या कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्या क्या लोगों के विचारों को कहां कहां तक कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि इसमें सारी जो भी हम लोग की चर्चा होती है मोस्टली जो भी पॉजिटिव साइड है उसके बारे में, कि जितने भी पॉजिटिव और जो भी नेचुरल है, ये नेचुरल चीजें हैं सारी, इस जो आजकल नहीं देखने को आती है। इसलिए इसका अगर बैठ के चर्चा होती है और कोई भी इससे सुनता है इसको या इसके बारे में माउथ पब्लिसिटी होती है तो उसको डेफिनेटली इसको ये लगता है कि हाँ भाई ये बात सही, क्योंकि जो नेचुरल और जो ट्रुथ है, ट्रुथ तो ट्रुथ है, सही रहेगा, उसको तो रहेगा ही वो, उसको तो इसलिए उसका लाभ ना भी कहें तो ये कि जो चीज नेचुरल है, जो होनी चाहिए, वो अगर आगे तक जा रही है तो बस इतना ही बहुत है। हाँ ठीक है, धीरे धीरे चेंज आएगा, धीरे धीरे चेंज आएगा, उससे बात सही है। एक और भी चीज है थोड़ी वो अलग हटके होगी कि एक जैसे एस्थेटिक्स की बात होती है, अब जैसे पेंटिंग्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग है, जिसने बनाई उस वक्त कोई किसी फायदे के लिए शायद नहीं बनाई हो, पर बना दी वो इतने कितने सदियों से उनको माना जा रहा है अच्छी पेंटिंग और बहुत लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पेंटिंग और जिससे लोग अपना अपना मतलब निकाल सकते हैं। अब जो भी पेंटिंग देखता है अपना मतलब आप समाज के कैनवास पे इसको आप कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लगेगा इसका बारे में। वो भी डेमोक्रेटिक है, आप अपना सोच इसमें से निकालिए जो भी आप निकालना चाहें। एक और सर है मन में दो शब्द हैं, लोनलीनेस और अलोननेस, ये दो शब्द कहीं पढ़े और जो इनके बारे में समझा थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन क्योंकि इसमें लगता है कि कुछ कंफ्यूजन रहता है लोगों को, दोनों को एक ही मानते हैं या दोनों में कुछ भेद नहीं मानते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो इस बारे में बताइए। एलोन मतलब जब आप अकेले हों, आपके साथ कोई और ना हो जी, तो आप एलोन हैं। और लोनलीनेस आप भीड़ के बीच भी हों और अगर आप सबसे कट गए, आपने ध्यान सबसे काट के अपने पे लगा लिया, तो आप लोनलीनेस वहां भी हो सकते हैं। भीड़ में अकेला होना जो कहा जाता है, आजकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन का शायद सबसे बड़ी ट्रेजेडी ही यही है कि हम भीड़ में भी अकेले हैं। इसीलिए हमें लगा ये यहाँ पे मुझे अपनी दो छोटी छोटी हाइकू कविताएं भी याद आ गई, लेकिन उन्हें बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले मेरा एक शेर मुझे याद आया, इसी एलोन होने पे भी हम लोनलीनेस कैसे ना महसूस करें और कैसे फिर भी सबसे जुड़े रहें और आनंदित रहें। तो उसी गजल में जिसमें है कि संवेदनहीनता ही सबसे बड़ा मर्ज इस दौर का, डॉक्टर हकीम के पास इसकी कोई दवाई नहीं है, उसी में एक शेर है कि मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं। कभी मैं अकेला हूँ फिर भी अपने सपनों के साथ हूँ कि समाज अच्छा बने, प्रकृति अच्छी बने, हम सबसे जुड़े रहें, संवेदनशीलता बढ़े। अगर ये सपने हैं तो फिर मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि वही अगर आप स्वार्थ में हैं तो फिर आप लोनलीनेस फील करेंगे, चाहे भीड़ में भी करेंगे। और अगर जो आपकी बात है उसमें ये कि जब आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अलोन होते हुए जिनके बारे में तो मेरे सपने साथ साथ रहे सोते जागते, मेरे लिए कभी कोई तन्हाई नहीं। और इस अकेलापन यह दंश कैसे कैसे काटता है, शहरों के बीच में, बड़े ढेर सारे लोगों के बीच में, वो सीधे सीधे संबंधों, सेंसिटिविटी, किससे किससे हम कनेक्टेड महसूस करते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। दो जिंदगियां, एक किसी घनी गली का या गांव का, और दूसरा बहुत बड़े बड़े आलीशान बंगलों वाले शहरों में, बहुत कॉस्मोपॉलिटन शहर का। दो चित्र 3-3 लाइन की हाइकू शैली में देखो। पहला खूब, तुम जैसे पहाड़ों का तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, छोटी सी है किसी पहाड़ पे, ऊपर नीचे चढ़ने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा और या गली पतली सी, तो संकरी गली
बेतरतीब घर, बुनी हुई जिंदगियां। पहला चित्र, सकरी गली, बेतरतीब घर, बुनी हुई जिंदगियां। और ये बुनावट ज्यादातर वही संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी से होती है। और ये जो बुनावट होती है, बुनी हुई जिंदगियां होती हैं, वो हो सकता है कि कहीं एक दूसरे की टांग भी खींच लें, लेकिन सुख दुख में सब इकट्ठे हो जाएंगे। किसी के यहाँ कोई हो तो सारा भेदभाव, कोई तकलीफ हो तो सारा भेदभाव मिटा के इकट्ठे हो जाएंगे। छप्पर उठाना होगा तो गांव के सभी लोग मिल करके आके छप्पर उठा देंगे। तो जिंदगियां बिल्कुल बुनी हुई हैं एक दूसरे से। अलग हटके इसका कंट्रास्ट तुम्हारे अकेलेपन से जुड़ा हुआ, सवाल से जुड़ा हुआ, एक सो कॉल्ड मॉडर्न एडवांस्ड सिविलाइजेशन में रहते हुए मेट्रोस के लोग, बहुत पॉलिश्ड कॉलोनी, अरिस्टोक्रेटिक, तो उसका फिर इसी तरह 3 लाइन में चित्रण कि चौड़ी सड़क, किनारे के मकान, टापुओं के समान। चौड़ी सड़क, किनारे के मकान, टापुओं के समान। मेट्रोज में इतना पॉपुलेशन है, अकेले नहीं है, भीड़ में है, लेकिन फिर भी लेकिन टापुओं के समान है, किनारे होकर। तो ये बहुत, तो हम क्योंकि संवेदनाएं वहीं सीमित है, अपने फ्लैट से बाहर नहीं, मल्टी स्टोरीड में रहते हैं, सामने वाला कौन रहता है, मतलब तो कहीं ना कहीं हमको, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सभ्यता हमको कहाँ ले जा रही है, इसको भी सोचना होगा। एक मेरी और छोटी सी कविता थी कि गांव से नगर, नगर से महानगर, महानगर से कहाँ हम प्रोग्रेस करके कहाँ जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करना जरूरी है कि हम अपनी सभ्यता की ग्रोथ उतनी ही रखें कि जितना सस्टेनेबल हो। ये 10% ग्रोथ वाली बात भी मेरे समझ में नहीं आती कि हर साल 10% ग्रोथ हो, 20% ग्रोथ हो, 30% ग्रोथ हो, चाहे बिजनेस का, चाहे सिटी के पॉपुलेशन का, चाहे किसी चीज का। क्योंकि एक पेड़ या एक व्यक्ति बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जाके स्टेबलाइज करता है। हम स्टेबलाइज होने को तैयार नहीं, हमेशा बढ़ते जाना चाहते हैं। तो बढ़ता जाना तो हमेशा धुआं ही बढ़ता है। हम धुआं की तरह वो चोक कर देता है, चोक कर देता है। अभी बाली साहब से हम यही कह रहे थे, हमने कहा जैसे वेल्थ का भी एक जो बिजनेस में या जो भी है वेल्थ एक्वायर करने का एक लिमिट होनी चाहिए उसकी, कि भाई ये नहीं होना चाहिए भाई जैसे एक प्रोफेशन होता है वैसे वेल्थ एक्वायर करने का भी जैसे बिजनेसमैन के लिए एक प्रोफेशन है, भाई आपका भी प्रोफेशन ये है कि आप बिजनेस कर रहे हैं टू रन योर शो, टू सपोर्ट योर फैमिली एंड टू रन द शो, बट उसमें मल्टीप्लाई करने का कोई उसमें भी मीनिंग नहीं होना चाहिए। तो वही हमें जानना होगा कि कहाँ तक ग्रोथ, कहाँ तक हमको सस्टेन करेगी, कहाँ तक हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी। तो हम लोग चले थे तुम्हारे लोनलीनेस और रेलोन के, तो वही है कि जब हम बहुत सारे रिश्तों के साथ, बहुत सारे सपनों के साथ जीते हैं, तो अकेले होकर के भी एलोन नहीं रहते हैं, लोनलीनेस नहीं फील करते हैं। और बहुत सारे लोगों के बीच में भी अगर हमने वो सेंसिटिविटी नहीं है तो हम एलिनेशन फील करते हैं। आजकल के दौर का सब दूसरा संकट संवेदनशीलता के अभाव में एलिनेशन ही है, सबसे अलग खड़ा हुआ। उससे फिर डिप्रेशन और बहुत सी चीजें उससे बहुत मेजर ये, और वो डिप्रेशन और ये जो एलिनेशन, ये सब फीलिंग्स हैं और जो स्ट्रेस करती हैं, डिप्रेशन सीधे सीधे स्ट्रेस का है। और हम तो इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट के मेरे लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ सीधे सीधे साइंस से डिफाइन करते हैं कि इलास्टिसिटी के चैप्टर में फिजिक्स में स्ट्रेस को कैसे डिफाइन किया जाता है मटेरियल्स के लिए, और वो आदमी के लिए भी सही, हमारे लिए भी सही है, स्ट्रेस के लिए भी सही है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। साइंस में स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर हमको स्ट्रेस कम करना है तो या तो प्रेशर को कम कर दें, दबाव को कम कर दें, और या एरिया बढ़ा दें। दबाव को कम करने के लिए उस स्थिति से हट जाएं, या जहाँ से दबाव आ रहा है वहां जाकर उनको कन्विंस करें, समझाएं कि थोड़ा दबाव कम कर दीजिए। या अगर उसको हम प्रेशर को न मैनेज कर पा रहे हो, हमारे बस में तो एरिया बढ़ा दें। और एरिया कैसे बढ़ता है?
सीधे सीधे हमारी संवेदनशीलता जितनी फैलती चली जाती है, हमारा एरिया बढ़ता चलता है। बहुत जितना ही हम एरिया बढ़ा रहे हैं, हमारा दबाव खत्म हो जाए। इसका एक बहुत अच्छा छोटा सा एक इंस्टेंस कहीं पढ़ा था, उसमें ये था कि एक शिष्य और उनके गुरु समुद्र के किनारे जा रहे थे, तो उन्होंने नदी के किनारे जा रहे थे, तो उन्होंने शिष्य को एक नमक में पानी डाल के दिया और कहा इसको पियो। तो उसने पिया तो उसको बहुत कड़वा लगा, उसको नेचुरली नमक ज्यादा था उस हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा करो, ये नमक मैं नदी में डाल रहा हूँ, तो उसके बाद फिर पियो। तो फिर पिया तो नेचुरली, तो नदी में उतना सा नमक क्या माना जाता है, तो क्योंकि वो विस्तार हो गया उस चीज का, तो ऐसे ही एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया। तो एक्चुअली वही चीज बहुत ये बड़ी अच्छी बात। और प्रेशर कम करना तो इतना आसान नहीं है, और फिर उस आदमी संन्यास की तरफ चला जाएगा। एरिया बढ़ाना चाहिए, ये बिल्कुल कि अपनी संवेदना बढ़ा लो ज्यादा लोगों से, तो वो वाला हमारे बीच में जित्तू बाबू आ गए हैं। आपको साहित्य में भी बड़ी दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स में भी बड़ी दिलचस्पी है, और सामाजिक कार्यों में भी बड़ी दिलचस्पी है। तो आपका स्वागत है। हम लोग 5 हो गए हैं आज, हमारी देखिए सफलता की विस्तार हो रहा है। 2 से 5 हो गए आज। आप भी कुछ कहना चाहें, आपके मन में कुछ प्रश्न हो और कोई चर्चा करना चाहें? पिछली दफा आपने एक बात कही थी कि आप कंसंट्रेशन के फेवर में ज्यादा नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि आपने कंसंट्रेशन को सही मायने में शायद नहीं समझा। कंसंट्रेशन के माने ये हैं कि जो कार्य करो वो पूरी लगन से करो। कंसंट्रेशन के माने ये नहीं है हम पढ़ाई में जुट गए उसके बाद फेल हो गए तो हमने सुसाइड कर लिया। कंसंट्रेशन के मतलब ये है कि सिंसियरिटी, ठीक है, जो भी काम करो उसको सिंसियरली करो, जो माने पूरी लगन से करो। तो आपको फिर अगर फेल होता है नहीं होता, आपने अपना फर्ज पूरा किया। आपने कंसंट्रेशन को उस रूप में लिया था कि अगर लड़के पढ़ते हैं कंसंट्रेशन पूरा करते हैं उसके बाद फेल हो जाते हैं सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता। अपनी अपनी विचारधारा है। नहीं, आपने उस दिन मुझे समझा ही नहीं। मैं कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में नहीं हूँ। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, जरूरी है। मैंने ये भी कहा पढ़ने और सीखने के लिए, समझने के लिए कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। लेकिन कंसंट्रेशन के साथ अगर कंसंट्रेशन शिक्षा है तो एक दीक्षा की जरूरत है, वो दीक्षा है डी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो उन्होंने आपने कहा था ये कि कंसंट्रेशन ऐसा ही है कि हम एक दीवार बनाते चले जाएं, इसको बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। लेकिन डी कंसंट्रेशन ये अगर हमने चारों तरफ दीवार चुन दिया, इतना कंसंट्रेटेड मकान बनाने में रहे कि बाहर से ताजी हवा नहीं आई तो बिना ऑक्सीजन के हम मर जाएंगे। तो ये खिड़कियां, ये दरवाजे, ये डी कंसंट्रेशन है। ये हमको बाहर से जोड़ती हैं, समष्टि से जोड़ती हैं। और ताजगी क्या है, आप जानते हैं ताजगी क्या है? ताजगी यही है कि सबसे जुड़ाव। ताजी हवा क्या है? जो सब जगह होके बहती है वह ताजी है, और जो कहीं एक जगह पे संकुचित है वही दूषित हवा है, या पोल्यूटेड हवा है, या जिसमें उमस या उबन हो सकती है। तो ये सबसे जो जुड़ाव वाली भावना है, सबसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जो तो ताजगी है, वह लाती है होलिस्टिक थिंकिंग, जिसको डिकंसंट्रेशन भी कहा जा सकता है। तो मैंने ये कहा था बैलेंस होना चाहिए कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन में। कंसंट्रेशन भी जरूरी है और डिकंसंट्रेशन भी जरूरी है। दोनों के मैंने इंपॉर्टेंस बताए थे। डिकंसंट्रेशन या होलिस्टिक थिंकिंग है, आपको निशाना लगाना हो तो चिड़िया की आंख देखिए, लेकिन केवल चिड़िया की आंख अगर आप देखेंगे और केवल निशानेबाजी करेंगे तो आप जीवन नहीं जी सकते हैं। जीवन जीने के लिए आपको बहुत सारे और एस्पेक्ट चाहिए। आपको समाज से, प्रकृति से, उस पेड़ से भी जोड़ना होगा जिस पेड़ पे वो चिड़िया बैठी है। उस पेड़ का भी ध्यान रखना होगा, उस धरती का भी ध्यान रखना होगा जिस पे वो पेड़ उगा हुआ है। तो होलिस्टिक थिंकिंग कंसंट्रेशन का जस्ट एक बैलेंसिंग एक्ट है। ये बात आपकी सही है, लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना कि खाली चिड़िया की आंख ना देखिए, पूरा पेड़ देखिए, लेकिन जिस वक्त आपको निशाना साधना, मैंने ये नहीं यही तो कह रहा हूँ कि पढ़ते समय, निशानेबाजी के समय वो कंसंट्रेशन करिए, लेकिन 24 घंटे या पूरी जिंदगी अगर आपने कंसंट्रेशन किया
तो आप जीवन नहीं जी सकते। ये बात होलिस्टिक अप्रोच होना अगर आप केवल कंसंट्रेट, हर चीज में केवल कंसंट्रेशन करेंगे, तब वो एंजाइटी या डिप्रेशन भी हो सकता जी है। हाँ। जो बच्चा बिल्कुल केवल सही एक पेपर में अगर खराब हो गया और उसी पेपर पे इतना कंसंट्रेटेड है कि बाकी सब कुछ आपको ध्यान ही में नहीं आ रहा है, तो वो खतरनाक वो है। खतरनाक। या केवल एक लड़की या एक लड़के के चक्कर में इतना पड़ गया कि पूरी दुनिया को छोड़ दिया, तो वो भी खतरनाक हो सकता है। तो कंसंट्रेशन का वो बैड एस्पेक्ट है, उसको बैलेंस करने के लिए होलिस्टिक थिंकिंग होना चाहिए। और वहीं पे मैंने वो हेलन केलर का वो सेंटेंस भी कहा था, ये ठीक बात है कि when God closes one door, He always open two doors. But the tragedy is that we keep on looking at the closed door, या बंद दरवाजे पे ही कंसंट्रेटेड रहते हैं और खुले दरवाजों को नहीं देखते। बिल्कुल ठीक। तो हमें कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन दोनों को बैलेंस रखना है। और कंसंट्रेशन AK-47 की तरह हथियार है, लेकिन उस हथियार को जब सुरक्षा की जरूरत हो तभी चलाइए। ये क्या है कि हम हमेशा हथियार चलाते रहे। डिकंसंट्रेशन आपको प्यार, सबसे जुड़ाव, संवेदनशीलता का विस्तार उधर ले जाता है। ठीक बात, बहुत ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात कही। हाँ बहुत। मुझे बहुत खुशी है कि ये सवाल आपने उठाया, क्योंकि हो सकता है और लोगों के मन में भी ये सवाल उठे, तो ये स्पष्टीकरण हो गया कि मैं कंसंट्रेशन का विरोधी नहीं हूँ। कंसंट्रेशन तो बहुत जरूरी है सीखने, समझने, पढ़ने, पढ़ाने के, लेकिन जीवन जीने के लिए कंसंट्रेशन और डिकंसंट्रेशन दोनों का। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि शिक्षा कंसंट्रेशन है और डिकंसंट्रेशन दीक्षा है। गुरु मुक्त कर देता है कि अब तक मैंने जो तुम्हें पढ़ाया लिखाया है उसको छोड़ करके अब अपने अनुभव से, अपने संवेदनाओं के विस्तार से भी सीखो, समझो, जानो। एक ये प्रश्न बहुत गंभीर समझ में आता है कि आज समाज में जो इतना वैमनस्यता है, आपस में इतना जो झगड़ा और इतना मनमुटाव है, इसका क्या मुख्य कारण, इसका क्या है, क्यों ऐसा ये होता है, कैसे इसको कम किया जा सकता है? तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। और एक बहुत बड़े सेमिनार में गया हुआ था मैं, जो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। पहले में सेमिनार था और बाद में कवि सम्मेलन था। ऑडियंस खूब थी, 10-15 हजार की ऑडियंस थी। और पहला वाला जो सेमिनार का विषय था कि धर्म और आतंकवाद, ये कलह, आतंकवाद, वैमनस्यता, लड़ाई झगड़े, ये सब एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। तो पहला तो ये था कि आतंकवाद और धर्म, और दूसरे सेशन में कवि सम्मेलन था। मैं चूंकि कविताएं भी लिखता हूँ तो दूसरे सेशन में भी बुलाया था, और चूंकि कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ प्रोज भी, तो पहले सेशन में भी मुझे बोलने के लिए बुला लिया था। पहले वाले सेशन में मैं शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना गया, क्योंकि जितने बड़े बड़े जो धर्म शब्द लाए थे, तो जितने धार्मिक गुरु थे, सब हर धर्मों के गुरु बैठाए गए थे मंच पे, और मैं ही एक सामान्य व्यक्ति था। तो मुझे अंत में बोलने को कहा गया, और बाकी सब लोग जितना टाइम अलॉटेड था उससे ज्यादा बोल चुके थे। तो मेरे पास जब तक समय आया तो कवि सम्मेलन का समय शुरू हो गया था। तो जो कंपेयरिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि पांडे जी से आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बात कहें। तो मैंने कहा कि मैं अपनी बात कहने के पहले अपनी 2 कविताएं सुनाना चाहता हूँ। तो जितने धर्म गुरु थे सबने कहा कि पांडे जी कविताएं तो इसके बाद कवि सम्मेलन है, आप सुना दीजिएगा वहां, तो यहाँ तो आप मुद्दे की बात कहिए। तो मैंने सारे लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपने आतंकवाद जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देख लिया। सब चौंके, पब्लिक भी चौंकी, और जो जिन्होंने सबने एक स्वर से कहा था कि कविता बाद में सुना दीजिएगा, यहाँ मुद्दे की बात कहिए, वो सब भी चौंके कि पांडे जी आतंकवाद का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की बात क्यों कह रहे हैं, इसका इनका अभिप्राय है। हो सकता है कि इनको रोक देना यही प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आतंकवाद का मान रहे हों, ज्यादातर लोगों ने हो सकता है यही सोचा। मैंने कहा प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन आतंकवाद का मेरा आशय ये है कि बिना सुने फैसला कर लेना। बिल्कुल, बहुत सही। मेरी कविता सुन लेते लोग, और उसके बाद कहते कि इसकी जगह यहाँ नहीं वहां थी, तब मैं मानता कि ये लोग
सामान्य तरीके से मुझे स्वीकार करना, बहुत ठीक। लेकिन बिना सुने फैसला कर लेना, यही आतंकवाद का भी की भी जड़ है, इसी वैमनस्यता की भी जड़ है, यही कलह की भी जड़ है कि हम दूसरे को बिना सुने हुए ही फैसले कर लेते हैं। सुन ले, उसके बाद फैसला सही गलत हो सकता है, फिर उसकी अपील हो सकती है, लेकिन बिना सुने फैसला कर लेना, यही झगड़े, वैमनस्यता और आतंकवाद सब की जड़ है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात। और फिर मैंने छोटी छोटी वो कविताएं सुनाई और पब्लिक से पूछा, बताइए इसकी जगह कहाँ है, दैट ए पार्ट। लेकिन सारे कला की जड़ यही है कि जब हम दूसरे को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होते, ये बात तो फिर आतंकवादी या लड़ाई झगड़े के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो बैठ के सुलझाई जा सकती है। अनअवेयरनेस में ये होता ही है कि अनअवेयर है, हमें मालूम नहीं, हम दूसरे की बात, क्योंकि अनअवेयरनेस है उसकी वजह से ईगो है। दो चीजें हैं इसमें मुख्य, जो अनअवेयरनेस होगी तो ईगो होगी, ईगो होगी तो दूसरे की बात क्यों सुनेंगे। आजकल आदमी जो समझने लग गया कि मैं बहुत होशियार हूँ, दूसरा जो वो ईगो का पार्ट, बहुत होशियार एक ही बात हाँ, तो ईगो का दूसरा पार्ट समझता है कि वो बिल्कुल वो है। ईगो कहाँ से आता है? बायसेज और प्रेजुडिसेस से आता है, संवेदनहीनता से आता है। हम बचपन से जिस माहौल में पाले पोसे गए हैं, अगर उसमें किसी को बुरा माना जाता रहा है तो हमारे मन में भी वो दूसरे को बुरा मानने की जी एक भावना आ जाएगी, शायद भले कि वो बुरा ना हो। तो वो जो हमारे बचपन के जो संस्कार हैं वो भी तमाम सारे बायसेज और प्रेजुडिसेस डाल देते हैं, और संवेदनहीनता हमारे अंदर अहंकार लाती है। अगर हम सबसे जुड़े हैं, सबका हिस्सा है, तो फिर अहंकार किस बात का? हाथ को अहंकार नहीं हो सकता कि वो पैर से बड़ा है, या शरीर का अगर सबसे हम जुड़े हैं, जो जहाँ सेंसिटिविटी वहाँ अहंकार तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट ईगो की बड़ी अच्छी डेफिनेशन भी कहीं थी, उसने बड़ा अच्छा कहा कि ईगो इज कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। ये है ईगो को जो डिफाइन किया है, कॉन्टेमिनेटेड कॉन्शियसनेस। अगर प्योर कॉन्शियसनेस है, ईगो होगी नहीं। बस ये लगता है बहुत। शिवानी आई थी यहाँ, उन्होंने एक प्रश्न पूछा था मर्चेंट चैम्बर में मंच पे कि स्वाभिमान और अभिमान का अंतर बताइए। ये हमारे नॉवेल में इसका बहुत विशद चर्चा है, और मैंने शायद पिछले किसी इशू में कहा भी था, लेकिन चूंकि आपने आज फिर सवाल पूछ दिया है, तो जो उन्होंने क्या उत्तर बताया मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जो सचमुच उत्तर है कि अभिमान ये है कि हम दूसरों से अनकनेक्टेड हैं, हम सबसे सेंसिटिवली कनेक्टेड नहीं हैं। अगर हम सृष्टि एक शरीर है और हम उसके अंग हैं, जीवंत अंग हैं, तो फिर उस अंग को तो अहंकार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम कनेक्टेड होते हैं तब उससे बड़ा भी अपने को महसूस कर सकते हैं। हाथ रख के अलग हो जाए तो सोच सकता है कि हमें शरीर से बड़ा है, लेकिन जब तक ऐसे सेंसिटिवली कनेक्टेड है तो ये बड़ा होने की फीलिंग हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता से अहंकार पैदा होता है, अभिमान पैदा होता है। और स्वाभिमान क्या है कि इस हाथ को इतना तो रिकॉग्निशन होनी चाहिए कि शरीर का हिस्सा है। अगर इसको ये रिकॉग्निशन भी ना मिले, मतलब किसी भी हम में से हर आदमी को ये कि इस विराट सृष्टि का एक जीवंत अंग है, इतना रिकॉग्निशन हर चीज जो दिखती है संसार में सबको मिलना चाहिए। अगर वह उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता है तो वो उसके स्वाभिमान पे चोट है। तो वो स्वाभिमान है कि हम इस विराट सृष्टि के जीवंत अंग है, वो स्वाभिमान। उससे नीचे आप ठेल दीजिए तो स्वाभिमान पे चोट पहुंचता। बहुत क्लियर, बहुत बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाया वहाँ ठीक से, बड़ा अच्छा कर रहे हो। तुम भाई आगे रहो, तुम्हारा स्वागत है। तुम भी कुछ आज चर्चा में भाग लो, प्रश्न करो या कुछ कहो। सर, आपसे मिलने से पहले मैंने आपकी वो अनुशासित इनकलाब पढ़ी थी सर। उसमें एक गजल है, वो हमको बहुत अच्छी लगी। तो उसमें ये था कि मैं तो डायरियाँ लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। जीवन में लड़ाइयाँ रहीं इतनी तरह की कि चंद्रगुप्त चाणक्य कभी वेदव्यास रहा। इसमें सर जो कभी वर्ड आया है, तो जब आपसे मैं मिला उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा चाहता था कि इसमें संशोधन अगर होता कि जीवन में लड़ाइयाँ रहीं इतनी तरह कि खुद ही चंद्रगुप्त चाणक्य और वेदव्यास, तीनों चीज एक साथ दिखती, कभी अलग अलग नहीं मैं देख सकता। तीनों गुण एक साथ है, तो इसको
सुनाइए सर। चलो ये मैं तो डायरियां लिखता अनायास रहा, मुझे क्या पता कि ये उपन्यास रहा। जीवन में लड़ाइयां रही इतनी तरह की, चंद्रगुप्त चाणक्य कभी वेदव्यास रहा। हमारे लिए ये है, तुम्हारे लिए हमेशा है, हमारे लिए कभी न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, ऐसा ही सहज मेरा संन्यास रहा। न जीवन से दूर न आध्यात्मिकता से, ऐसा ही सहज मेरा संन्यास रहा। आंखों को खोल के ही किया है ध्यान, आंखों को खोल के ही किया है ध्यान, हमेशा ही विवेक व होशो हवास रहा। आंखों को खोल के ही किया है ध्यान, हमेशा ही विवेक व होशो हवास रहा। जब भी सृजन का रहा जुनून, जब भी सृजन का रहा जुनून, तन या मन पर न कोई लिबास रहा। जब भी सृजन का रहा जुनून, तन या मन पर न कोई लिबास रहा। और हमने ही तो सबकी भाषा समझी। अगर हमें अच्छा जीवन जीना है तो हमें उस भाषा में बात करना है जिससे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर हम पेड़ पौधों वनस्पतियों से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हमें उनकी भाषा समझनी होगी। तो हमने ही तो सबकी भाषा समझी है, जो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी आसपास रहा। हमने ही तो सबकी भाषा समझी है, जो भी पेड़ पौधा पशु पक्षी आसपास रहा। अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा। ये हौसला देखो, ये अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से जीता जाएगा, भले ही अब तक न ऐसा कोई इतिहास रहा। अब विश्व युद्ध संवेदनाओं से ही जीता जाएगा, भले ही अब तक न ऐसा कोई इतिहास रहा। व्यक्ति का नहीं, मुद्दों का विरोध करता हूँ। और जब आप संवेदनशील हो जाएंगे तो फिर व्यक्ति का नहीं, मुद्दों का विरोध करता हूँ। किसी के प्रति मन में न एहसास खटास रहा, किसी के प्रति मन में न एहसास खटास रहा। चारों ओर तू तो छाया हुआ है, चारों ओर तू तो छाया हुआ है। वही विराट सृष्टि है, उसी को चाहे ईश्वर कह लीजिए या कॉस्मिक बॉडी कह लीजिए। चारों ओर तू तो है छाया हुआ। मैंने जिधर देखा तेरा ही उजास रहा, मैंने जिधर देखा तेरा ही उजास रहा। और परिवर्तन या नए काम होने की संभावना हर सेकंड में है, हर मोमेंट में सब कुछ बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अच्छा हो सकता है। हर पल में नई शुरुआत की संभावना रही, हर पल में नई शुरुआत की संभावना रही। हर एक सांस में नया शिलान्यास रहा, हर एक सांस में एक नया शिलान्यास रहा, हर एक सांस में नया शिलान्यास रहा। समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने, समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने। वही मेरे लिए चरखा सूत कपास रहा। समझता बुनता रहा सृष्टि में रिश्तों के ताने बाने, बहुत बढ़िया। वही मेरे लिए चरखा सूत कपास रहा। कुछ लोग कहते हैं मेरी गजलों में वजन बराबर नहीं है। आप तो इतने गजल के एक्सपर्ट से मिलते हैं, उनमें से भी किसी ने हो सकता है कमेंट किया हो। तो सच्चे गहरे व तीखे भावों का असर होगा जरूर, सच्चे गहरे व तीखे भावों का असर होगा जरूर। भले ही न ठीक उसमें वाक्य विन्यास रहा, भले ही उसमें न ठीक वाक्य विन्यास रहा। बहुत सही बात कही है। आंखें निष्पक्ष थी इसलिए सब कुछ दिखा। जो अनबायस्ड और अनप्रेजुडिस्ड आइज होती हैं, वो जो त्रिकाल दर्शन होता है, त्रिकाल दर्शन इसी से हो जाता है जब आपके आंखों में किसी तरह का कोई बायस या चश्मा ना हो, किसी तरह का प्रेजुडिस ना हो, तो आपको सब कुछ दिखता है। तो आंखें निष्पक्ष थी इसलिए सब कुछ दिखा। निर्दोष पूर्ण दृष्टि रही, न कि महज कयास रहा। निर्दोष पूर्ण दृष्टि रही, न कि महज कयास रहा। मेरी हर राह आम आदमी से होकर गुजरी, मेरी हर राह आम आदमी से होकर गुजरी। भले ही किसी के लिए वह गैर जरूरी प्रयास रहा, भले ही किसी के लिए वह एक गैर जरूरी प्रयास रहा। और जो तुम सन्यास की बात कर रहे थे वो इसमें आया हुआ है। संसाधनों पर सारे जीवों का हक है बराबर। इस धरती पर जितने संसाधन है, संसाधनों पर सारे जीवों का हक है बराबर। किसी के पास जो भी रहा
महज एक न्यास रहा, किसी के पास जो भी रहा महज एक न्यास रहा। और चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार, चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार, क्या फर्क पास में कभी लोटा न गिलास रहा। क्या फर्क पास में कभी लोटा न गिलास रहा। और वह सीधी सादी भाषा में बात कह गया, वह सीधी सादी भाषा में बात कह गया, उसमें न कोई अलंकार या अनुप्रास रहा, उसमें न कोई अलंकार या अनुप्रास रहा। और रिश्ते बढ़ते ही गए दूरियों के बावजूद, रिश्ते बढ़ते ही गए दूरियों के बावजूद, भले ही वह हमेशा हमारे पास रहा। बहुत सुंदर, भले ही बहुत वह सुंदर, हमेशा हमारे पास। दोबारा रिश्ते बढ़ते ही गए दूरियों के बावजूद, भले ही न वह हमेशा हमारे पास रहा। वह चलता ही रहा अपने सार्थक सपनों के लिए, वह चलता ही रहा अपने सार्थक सपनों के लिए, लोगों के लिए तो अक्सर निशाने उपहास रहा। लोगों के लिए तो अक्सर वह निशाने उपहास रहा। और हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का खुलापन, जैसे हवा जब सबसे जुड़ जाती है तो वही ताजगी है, वही ताजगी है। उसी बात पे इस गजल में कहा गया कि हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का खुलापन और इसका अभ्यास, हमेशा ही सबसे जुड़ा होने का खुलापन और इसका अभ्यास ही उसका राजे सुवास रहा। सुंदर गंध या ताजगी, ये जो राज है वो यही था कि सबसे जुड़ा होने का खुलापन और अभ्यास। जिंदगी उम्मीद की टिमटिमाहटों से कट जाती है, पानी भले न मिला बादल तो आसपास। जिंदगी उम्मीद की टिमटिमाहटों से कट जाती है, पानी भले न मिला बादल तो आसपास रहा। और हवा आर्द्रता रोशनी तो सारे जग से मिली, हवा आर्द्रता रोशनी तो सारे जग से मिली। जड़ों का भोजन तो ठिकाने के आसपास रहा, जड़ों का भोजन तो ठिकानों के आसपास रहा। और कभी आंसुओं कभी नदियों सज्जनों पेड़ों के, अभी आप कुंभ से होके आए हैं, कुंभ का कल्पवास, लेकिन एक दूसरे तरह का कल्पवास ये भी हो सकता है कि कभी आंसुओं कभी नदियों सज्जनों पेड़ों के रहा बगल में, यही तो मेरा कल्पवास है। ये हम लोग को कल्पवास हो रहा है, जो ये सत्संग हो रहा है। कभी आंसुओं कभी नदियों सज्जनों पेड़ों के रहा बगल में, यही तो मेरा कल्पवास रहा। और ये आखिरी इस गजल का शेर, ये लोगों को थोड़ा आश्चर्यचकित करता है, लेकिन है सच्चाई कि साधना करनी पड़ी है जब पाना चाहा है ईश्वर के किसी खंड को। साधना करनी पड़ी है जब पाना चाहा है ईश्वर के किसी खंड को, लेकिन विराट ब्रह्म को तो बिन प्रयास ही, लेकिन विराट ब्रह्म तो बिन प्रयास ही हमेशा आसपास रहा। साधना करनी पड़ी है जब पाना चाहा है ईश्वर के किसी खंड को, लेकिन विराट ब्रह्म तो बिन प्रयास ही हमेशा आसपास। इसी चीज को एक छोटी सी कविता में दूसरी जगह लिखा है कि साधना की पूर्णता, जब भी हम ईश्वर के किसी खंड को पाना चाहते हैं हमें साधना करनी पड़ती है, लेकिन जब हम पाना चाहते हैं संपूर्ण ईश्वर को तो कोई साधना नहीं करनी पड़ती, पूरे को हम हमेशा पाए ये चीज ठीक वैसे ही जैसे यदि हम धरती किसी विशेष खंड को पाना चाहें तो हमें साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन यदि हम पूरी धरती पाना चाहें तो हम जहाँ भी हैं जैसे ही हैं वहाँ है, तो जैसे भी पाए। बहुत में संतोष होगा तुम्हारी कविता सुना। बहुत श्रवण जी की मांग भी बहुत अच्छी रही, इससे हम लोग को सबको बहुत सारी बड़ा अच्छा सुनने को मिला। यथार्थ के आसपास हाँ करीब। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लास्ट वाला तो आगे में बहुत बढ़िया।